अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। हम गुज़श्ता को भूलें और आइंदे की ओर अपनी आंखें फेरें और ऐसा हिंदुस्तान बनावें जिसका हम सपना देखते रहें। नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के आज की इस चर्चा में हम अपने राजेंद्र बाबू को याद करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या क्या उनके नाम का बोलूं कि राजेंद्र प्रसाद के जो उनकी अपना व्यक्तित्व रहा है। हम लोग बहुत साधारण आदमी हैं, उनके व्यक्तित्व में कुछ विशेषण जोड़ के हम उनको महान नहीं बना सकते हैं। उनका अपना कद, उनका व्यक्तित्व, उनका आदर्श, उनके विचार, उनकी वो सादगीपूर्ण जीवन, वो सारा कुछ अपने आप में समेटे हुए आप कह सकते हैं कि भारत की विविधता में एकता का वो प्रतिबिंब, बिहार और बिहारी के नाम से उनकी एक छवि और संपूर्ण बिहार को जीने वाला एक व्यक्तित्व। मुझे लगता है कि आजादी के बाद शायद अपने बिहार में शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो नहीं है। एनीवे, आज की जो हमारी चर्चा है, हमारे एक विनम्र जो एक राजेंद्र बाबू को लेके और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेके हम लोग आज याद करने आए हैं। बिहार स्वाभिमान पिछले सालों से, वर्षों, अभी 1-2 साल से बिहार के ऐसे महान विभूति को हम लोग याद करते हैं उनके जन्मदिन पर या उनकी पुण्यतिथि पर। और खास करके इसकी कोशिश होती है कि हमारे जो नई पीढ़ी है, बिहार के जो लोग हैं, कम से कम हमारे उस आदर्श को जाने कि आज का जो बिहार है वो वाकई में कि हमारी जो परंपरा, हमारी जो विरासत और हमारे जो प्रेरणा स्रोत है, क्या वो उसी सोच से, उसी आदर्श से हम बढ़ रहे हैं या हमारा बिहार बहुत कुछ बदल गया है। राजेंद्र बाबू अपने आप में एक एक तरह से आप कहें कि जो पन्ना आप पलटेंगे उनके जीवन का, वो हर पन्ना जो है वो अपने आप में हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसे प्रतिभावान, एक ऐसे विद्वान, जो मुझे लगता है कि अगर हम प्राचीन बिहार का जितने भी नाम हम लें और उनके नाम से बिहार के गौरव की बात करते हैं, तो आधुनिक बिहार में हमारे पास गौरव करने के लिए राजेंद्र बाबू से बड़ा नाम कोई नहीं है। हम अपने मेहमानों का परिचय कराते हुए सीधे उनसे ही इस चीज को जानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू को हम लोगों ने अपने स्कूल में और बाकी चीजों जीवन में जो भी पढ़ा हो, लेकिन उनके आदर्श को जीने वाले हमारे साथ में अभयानंद जी हैं। बिहार पुलिस के सम्मानीय सेवा डीजीपी के रहते हुए रहते के साथ ही, पुलिस सेवा के इतने बड़े अधिकारी को होने के साथ ही अभयानंद जी का एक संकल्प रहा है बिहार के नौजवानों का, बिहार के गरीब बच्चों का, उसको मेन स्ट्रीम में लाना। और इस मेन स्ट्रीम में लाने के क्रम उन्होंने सुपर 50 बनाया। मुझे लगता है कि हमारे अंचल में गरीब जितने भी बच्चे होंगे, उन बच्चों को अगर एक ललक कभी उठी होगी कि हम भी IIT करें और एजुकेशन से उनको कोई ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिली होगी, तो अभयानंद जी का चेहरा उनके उसके दिमाग में, हर बच्चे के दिमाग में बिहार में आज भी आता है। और एक बार उनसे इसके लिए वो जरूर गुहार करता है कि एक बार अभयानंद जी के पास में जाए। और ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो आज अपने मंजिल पे पहुंचे हैं। हमारे पास जो है राधा रमन सिंह जी हैं, हमारे पास डॉक्टर उत्तम जी कुमार सिंह जी है। ये सारे विद्वान हैं और सारे प्रोफेसर हैं। और मुझे लगता है कि राजेंद्र बाबू के बारे में और बिहार के उनके सरोकार के बारे में, राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे, राजेंद्र बाबू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले वो अध्यक्ष थे। तो उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग कोई एक प्रोग्राम में समेट नहीं सकते हैं कि हम लोग, लेकिन उनके बिहार के सरोकार को आज चर्चा करते हुए सीधे हम अभयानंद जी के पास जाते हैं। अभयानंद जी, उस आदर्श को जीने की परंपरा सर आपने भी अपने जीवन में डाला और आज भी उस परंपरा में सेवा अहरनिश के अभियान में आप आज भी लगे हुए हैं। क्या था राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व और बिहार में इस व्यक्तित्व का अभी भी प्रेरणा के स्रोत में ऐसे हम लोग कैसे भुला दिए? अभयानंद जी। धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर, मैं आपका आभारी हूँ। आपने सही कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, उनके बारे में हमने भी बचपन में एक जो पढ़ाई की थी, उससे जो इमेज उनका बना मेरे दिमाग में, वो बहुत बड़ा था। अब जबकि मैंने अपनी जिंदगी जी और कुछ समाज को समझने की कोशिश की, तो उनका जो रेलेवेंस है उनकी जिंदगी में, जो उन्होंने किया, ये उसका आयाम अब मुझे उसका महत्व समझ में आने लगा है।
वाह। जो मुख्य बात थी उनके जिंदगी में, पढ़ने में वो तेज थे। आप जानते हैं कि वो उस समय कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किए थे, फिर वहां भी टॉप किए, फिर पीएचडी भी किए लॉ में। तो ये सब दिखाता है कि वो काफी मेधावी छात्र थे। इनफैक्ट उनके बारे में एक कहानी है कि एग्जामिनर ने लिख दिया था कि एग्जामिनी इज बेटर देन द एग्जामिनर। तो ये सब बातें स्कूल में हमने पढ़ी थी उनके बारे में। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी उन्होंने हेड किया। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उनकी बहुत बड़ा योगदान रहा। और बाद में वो इनफैक्ट ओनली प्रेसिडेंट जो 2 बार रहे और 12 सालों तक रहे प्रेसिडेंट। फिर बाद में उन्हें भारत रत्न भी मिला। मैं जो बता रहा था उनके बारे में वो ये कि he came of a very good family। उसके बावजूद भी जो उनका इंडियन कल्चर, लिविंग स्टाइल, थॉट प्रोसेस, ये सब प्योरली इंडियन थे। उसमें जरा भी वेस्टर्नाइज्ड थॉट प्रोसेस था ही नहीं। मुझे जो जानकारी मिली है पढ़ने से कि वो जब राष्ट्रपति भवन में भी थे 12 साल, तो वेस्टर्न स्टाइल में कभी नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल, संभवतः खाना भी वो दस्तरखान पर बैठा लगा करके और उसको खाना खाते थे, जो मैंने पढ़ा है उनके बारे में। दूसरी बात जो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ वो ये कि एजुकेशन को उन्होंने मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के तरीके से नहीं लिया। इनफैक्ट उन्होंने संभवतः अपने सैलरी का आधा हिस्सा संस्थाओं को दान किया गरीब लोगों की मदद के लिए। तो वो अपनी लाइवलीहुड के लिए पढ़ाई नहीं किए। अभी मैं जो देख रहा हूं उसमें है जो बच्चे बहुत तेज भी हैं। इनफैक्ट मुझे कहने में थोड़ी हिचकिचाहट भी हो रही है कि जो गरीब परिवार से भी आ रहे हैं और पढ़ने में मेधावी हैं और वो किसी स्थान पर पहुंच जा रहे हैं समाज में, तो वो अपनी पृष्ठभूमि को छोड़ करके और सडन जंप उनके लाइफस्टाइल में आ जाता है। फिर वो केयर नहीं करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आए हैं और उनको वापस क्या देना चाहिए। ये सीख राजेंद्र बाबू की जिंदगी से लेने लायक है कि आप पढ़ करके कहीं पहुंच जाइए, लेकिन अगर अपने समाज के साथ, अपनी सभ्यता के साथ जुड़ेंगे नहीं तो आपकी पढ़ाई जो है वो अर्थहीन हो जाए। सर इसलिए ये दो बातों की मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। हमारे साथ अभी एसडीएम मधुबनी है शिक्षा विशाल जी, वो भी जुड़े हैं। मैं सोशल मीडिया पे इनको देखता रहता हूँ और ये नौजवान ऑफिसर बिहार के और खासकर के नौजवान में और उसके अवेयरनेस और एजुकेशन को लेके मैंने उनका देखा तो मुझे लगा कि आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म जयंती पे अगर हम उनको याद कर रहे हैं, हम बिहार के उस मेधा को याद कर रहे हैं जो कायदे से बिहार में अगर मेधा दिवस मनाया जाता हो, जाने की परंपरा हो,
तो मुझे लगता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती पर कम से कम हम लोग जन्मदिन पे हम लोग बना सकते हैं। तो मुझे आपसे पूछना था सीएम साहब कि आप सोशल से जुड़े हुए हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, हम लोग तक जो है अभी हमारे अभियानंद जी है फॉर्मर डीजीपी बिहार हमें बता रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद हमारे पीढ़ी में जो स्कूल में हम लोगों के टीचर पहला राजेंद्र बाबू का ही परिचय देते थे बच्चों को, और हमको गुरुजी यही चीज बताते थे कि राजेंद्र बाबू जैसा बनना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, जिसको कम से कम वो पहला आदमी थे जिसके कॉपी पे एग्जामिनर ने लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। भी अभियानंद जी बता रहे थे तो मुझे याद आया कि ये चीजें बिहार के हर सरकारी स्कूल के टीचर एक बार अपने स्टूडेंट को बताते थे कि ये राजेंद्र बाबू का आदर्श है। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज का जो एजुकेशन है, क्या हम अपने उस विरासत को, हम अपने उस पुरोधा को, हम उसके व्यक्तित्व को क्या स्कूल में क्या हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि राजेंद्र बाबू हमारे अपने प्रेरणा स्रोत थे जिनका आदर्श आज भी है? जीएम साहब। सर सबसे पहले तो अभियानंद सर को बहुत बहुत प्रणाम। सर आप भी सुपर 30 जब सर स्टार्ट किए थे तो हम भी उसके एक पार्ट रहे थे। जब 2006 से 10 में मेरा बीटेक हुआ था, उससे पहले 5 में हम पढ़े थे। बाकी विनोद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसा एक कोई विचार मतलब कोई एक अच्छे दिन पे कुछ इस प्रकार का विचार करने के लिए एक कार्यक्रम रखे और हम सबको जोड़े। स्पेसिफिकली जो आपका प्रश्न है कि क्या हम लोग अब अपने बच्चों में राजेंद्र बाबू की वो विरासत या उनका जो दिया गया है वो दे पाते हैं या नहीं, तो ऑब्जेक्टिवली तो नहीं कह सकते, लेकिन सब्जेक्टिवली कहे तो ये डिपेंड करता है कि वो स्कूल का क्राउड कैसा है और पृष्ठभूमि कैसी है। जैसे कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश स्कूल है तो वहाँ के जो मैं सिलेबस को देखता हूँ या फिर वहाँ के बच्चों से बात करता हूँ तो उनका जो रोल मॉडल है, उनका जो आदर्श है वो थोड़ा इतर है। जैसे राजेंद्र बाबू की हमारे खास करके बिहार जैसे स्टेट में जो कि रिसोर्स क्रंच है, थोड़ा यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है तो सबको उस लेवल पे रिसोर्सेस नहीं मिल सकता है। तो उस स्कूल में तो बहुत कम या कहें तो नगण्य के बराबर देखने को मिलता है कोरम, चूंकि हमारे वो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और उनकी इतनी अहम महती भूमिका रही है कि उनको नकारा नहीं जा सकता है। तो उनकी एक मतलब कोरम पूरा करने के लिए टाइप से रहता है। लेकिन मैं तो यहाँ मधुबनी में हूँ तो ग्रामीण पृष्ठभूमि पूर्णतः गाँव ही है ये, तो वहां से जब इंटरेक्शन होता है उसके स्कूलों में जाता हूँ तो हमें दिखता है कि हाँ प्रिंसिपल चेंबर है तो प्रिंसिपल चेंबर में राजेंद्र बाबू की फोटो लगी है, या फिर क्लास में कभी जाके बच्चों से बातचीत किए तो एक चीज जो विनोद भाई बोले कि वो बहुत तेज थे, इसका बड़ा ये है उनके जैसा मेघा बनना, तो ये है प्रचारित कि उनकी माइंड काफी शार्प थी और वो एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर का जो आपने बात कहा तो वो बहुत पॉपुलर है, मतलब लगता है वो हर जगह बिहार के कोने कोने में वो पॉपुलर है। लेकिन ये बहुत मतलब एक कहे तो बहुत नैरो एनालिसिस उनकी व्यक्तित्व और उनकी बाकी जीवन का है, उनकी शालीनता। और अभी जो सर बता रहे थे अभियानंद सर कि रूट से जुड़ा हुआ होना, तो ये बात सही है कि अब लोग रूट से नहीं जुड़ना चाहते हैं। इंग्लिश स्कूल के बच्चे जो कि बिहार की पृष्ठभूमि से हैं, कुछ बच्चे ऐसे बात करते हैं जैसे लग रहा है कि अंग्रेज हिंदी टोन में वो हिंदी बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो मतलब इंग्लिश असेंट में हिंदी बात करना चाहते हैं, जबकि हमको पता है कि वो भोजपुरी है, वो मैथिली है, उनके माता पिता घर में मैथिली में ही बात करते हैं और वो भी फोर्स देने पे मैथिली में बात कर सकता है, लेकिन हिचकिचाता है। उसको वो शालीनता, वो सादगी, मतलब बैकवर्डनेस उनको लगता है कि ऐसा साउंड करना कहीं हमारे पिछड़ेपन या बैकवर्डनेस के निशानी तो नहीं होगी ना। तो उनमें हमें इस लेवल का कॉन्फिडेंस, मतलब इस लेवल का कॉन्फिडेंस हमें देना होगा कि अरे यही हम हैं, यही हमारा जीवन है। हमारी स्किन अगर भूरी है तो हम यही हैं। गोरा होना या फिर पिज्जा खाना मतलब कहीं से भी मॉडर्न बनने का निशानी नहीं है। जैसे ठंडी के समय में अभी हम जैसे अभी बताया था, मैं तो कायल हो गया, आपने मुझे एक लाइन दे दिया। मैं डॉक्टर हमारे उत्तम कुमार सिंह जी है, मुझे लगता है कि काफी अच्छा राजेंद्र बाबू के बारे में जानते हैं। मैं उनको यही जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा हम लोग थोड़ा कभी कभी क्रिटिकल हो जाएं तो आप इसके लिए अन्यथा मत मानिएगा। हम ये चर्चा सिर्फ इसे करते हैं कि हमारे जो पीढ़ी है, हमारे नौजवान पीढ़ी है, कम से कम हम अपने अपने विरासत को समझे, उनको प्रेरणा स्रोत रहे।
तो उत्तम कुमार जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी हमारे एसडीएम साहब ने कहा, बहुत शानदार बात उन्होंने कही है कि हम सादगी को पसंद नहीं करते हैं। हम सादगी को अपना आदर्श मानना लगभग छोड़ दिए, हमारी नई पीढ़ी खास करके। राजेंद्र बाबू, जीरोदई के उस गांव के से एक लड़का और प्रेसिडेंसी कॉलेज का वो एक पढ़ा लिखा, एक नाम, एक बहुत बड़ा वकील बने। कलकत्ता हाई कोर्ट में उनका रोल इन प्रैक्टिस चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो प्रेसिडेंट थे। वो देश के पहले राष्ट्रपति बने। और इतने बड़े ओहदे के जाने के बाद मुझे लगता है जीरोदई से अपने गांव से जो वेशभूषा, धोती कुर्ता और गांधी टोपी जो जो उन्होंने पहनी, वो सदाकत आश्रम लौटने तक में अपना वही ड्रेस रखा। तो क्या राजेंद्र बाबू को हमारी विरासत ने इसलिए भुला दिया कि वो एक सादगी के प्रतिमूर्ति थे? उनके नाम पर कोई बाल दिवस, कोई ये दिवस, कोई इधर दिवस नहीं है। बाकी देश में ऐसे कई उनके कंटेम्प्रेरी हैं जिनको इस तरह से मैंने जलसा जुलूसों में याद किया जाता है। हमने राजेंद्र बाबू को अपने घर में ही भुला दिया। उत्तम कुमार सिंह जी। धन्यवाद विनोद जी। मैं सुन रहा था अभी एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब ने पहले तो ये कहा कि सरकार के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है क्योंकि हम ओवर पॉपुलेटेड हमारा बिहार है और हम सबको शिक्षा दे पाए, सबको रिसोर्सेज दे पाए। हमारे बगल में एक देश है बांग्लादेश, जो हमसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है और आर्थिक स्थिति के मामले में एशिया का टॉप देश है। कहना बड़ा गलत है। हम बिहार में हैं और हम राजेंद्र बाबू पे चर्चा कर रहे हैं। बिहार शिक्षा की जननी रही है। आज से 2500 साल पहले एक राजकुमार निकलता है खोज में कि मानव विकास के लिए जरूरी क्या है, तो बिहार उसका जवाब देता है और बाद में वो गौतम बुद्ध होते हैं। उत्सव जी, मैं आपको बीच में एक मिनट रोकता हूँ, आप थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। हम लोग अगर इस चीज को मैंने क्रिटिकल व्यक्ति के इस पे होंगे तो हमारा राजेंद्र बाबू के आदर्श को लेके जो हम चर्चा कर रहे हैं, राजेंद्र बाबू पे उनका कहने का सिर्फ ये था, जो मैं समझ पाया एज ए जर्नलिस्ट, वो कह रहे थे कि क्लास तो है, एक सरकारी स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल, एक इंग्लिश स्कूल, ये सारे स्कूल को कंपैरिजन आप करेंगे तो बिहार में जो सेम एजुकेशन पैटर्न है वो नहीं है। क्योंकि सरकारी स्कूल है, उसमें भीड़ है, वो डेंसिटी हमारा है, वो हमारा पॉपुलेशन का एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन वो उनका कहने का था कि एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो इंग्लिश स्कूल का, सरकारी स्कूल का, सबका इस तरह का है कि आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन के सिलेबस को और एजुकेशन को नहीं रख सकते हैं, जो मैंने समझा। इसलिए मैं माफी चाहूंगा आपकी इस बात को कि हम राजेंद्र बाबू के आदर्श को ये शायद बेहतर होगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है बिहार स्वाभिमान से कि हम अपने उस पुरोधा को, हम अपने उस प्रेरणा स्रोत को लोगों में पहुंचा पाए, चर्चा में ले आए। उत्सव जी सॉरी, मैं माफी चाहूंगा आपको। नहीं, बहुत सर, सम्मान के साथ मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम राजेंद्र बाबू की बात करते हैं, जैसे आपने भी पहले कहा कि जड़ से कटा हुआ पेड़ कभी अपनी नियति को प्राप्त हो जाता है, कभी वो हरा भरा नहीं रहता जब भी वो जड़ से कट जाता है। आज फिर उसके बाद देखिए हम स्कूलों की बात करते हैं कि चलिए हमारे पास ठीक है, हमारे पास बहुत सारे कंस्टेंट है, हम बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम आदर्शों को लेकर तो हमेशा राजेंद्र बाबू को, जैसे हमें स्कूलों में, चाहे वो आप सरकारी स्कूल में पढ़े या आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े, राजेंद्र बाबू के बारे में आपको हमेशा बताया जाता था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर का एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता था कि देखिए हमारे आदर्श हुआ करते थे। और मैं तो देखिए जीरादेई से ही के पास में ही मेरा घर है। राजेंद्र बाबू के साथ साथ हमें बताया जाता है कि जो उनके साथ साथ जो रहते थे तो उनके 100 आते थे तो उनके 99 आते थे। तो ये संगत का असर होता है कि कैसे किसी एक महान व्यक्ति के साथ रह के अगर आपको कुछ नहीं आता है, उसके आप उसके अनुसरण करते हैं, तब भी आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो नटवर लाल भी वहीं के थे, वो वही 99 लेके आते थे, उनके बारे में कहा था कि शायद डॉट छूट जाता था उनका। तो राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व तो ऐसा है कि सरल जीवन में जीते थे और सरलता की एक प्रतिमूर्ति थे वो। लोगों को आज तक के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे हैं वो। और देखिए शिक्षा जगत में जब हम बात करते हैं और जब हम उस समय की बात करते हैं तो उसको डायरेक्टली हम आज के समय से कंपेयर नहीं कर सकते। और आज भी जब हम इन सब चीजों की बात करते हैं कि आधुनिक दौर में हम बहुत सारी, हमारी खान पान की चीजें बदल गई हैं, हमारी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन आज भी हमारा ट्रेडिशन नहीं बदला है। अगर आज भी आप एलिटिसिज्म में जाएंगे तो आज सबसे एलिट ड्रेस, अगर आप दिल्ली या किसी और महानगरों में जाएंगे तो आपको फैब इंडिया में कुर्ता और पैजामा ही मिलेगा। आपको नेहरू जैकेट ही आज के डेट में सबसे फैशन में है। तो आप सब कुछ खाते हुए भी अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। और हमें ये नहीं कभी भी ये करना चाहिए कि जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है वो कभी अपने जड़ों से अलग हो जाता है। वो राजेंद्र बाबू को
उस तरह से नहीं मानता। राजेंद्र बाबू सबके आदर्श है और हर कोई चाहता है कि राजेंद्र बाबू की तरह वो भी एक अपने जीवन में मुकाम पाए। और राजेंद्र बाबू ने कहा कि देखिए, जो हमारा मीन्स है वो भी उतना ही आदर्श होना चाहिए जितना आदर्श हमारा गोल है, कि हमें जो टूल्स जो हमें अपनाने हैं वो भी उसी तरह से पवित्र होने चाहिए, तभी हम जाके एक पवित्र लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत तो अच्छा। हमेशा जब भी हम राजेंद्र बाबू की बात करते हैं तो बिहार की जब भी बात होगी, आधुनिक बिहार की जब बात होगी, आधुनिक बिहार की जो एक ओवरशैडो बिहार था कॉलोनियल रूल में, जब बिहार में कुछ नहीं होता था, सब कुछ कलकत्ता में होता था। इंडस्ट्री खुलता था असम में, इंडस्ट्री खुलता था जो कोस्टल एरिया थे वहां पे। बिहार में उस समय ऐसा एक 1850 के बाद अगर आप देखेंगे तो जी, तो मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा। हम अपने एक गेस्ट हमारे रमन जी हैं, उनसे भी एक बार उनसे परिचय ले लेता हूं और उनके बाद हम फिर से दोबारा आपके पास आते हैं। रमन जी, एक व्यक्तित्व में इतने सारे जो क्वालिटी, इतने सारे गुण वो राजेंद्र बाबू में था। जितने मेधावी वो छात्र, उतने ही बड़े क्रांतिकारी, उतने ही बड़े समाज सेवी। आप राजेंद्र बाबू का एक एक जीवन के व्यक्तित्व को आप देखें तो मुझे लगता है कि हम इतिहास में ऐसे लोगों को ढूंढने में हम लोगों को दिक्कत होगी कि राजेंद्र बाबू जैसा व्यक्तित्व को कौन दूसरा कहां से लाए। बिहार में तो शायद दूसरा राजेंद्र बाबू नहीं हुए, लेकिन मुझे इस बात का हमेशा ये कम से कम एज ए बिहारी मैं कहना, थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच में, कि देश के राष्ट्रपति, दो दो बार राष्ट्रपति, आपके संविधान के फंडामेंटल राइट से लेके बाकी इतने बड़े बड़े कानून का जब भी संविधान की आप बात करें तो राजेंद्र बाबू के उनके योगदान को आप भुला नहीं सकते। और वो आदमी दिल्ली से पटना सीधे अपने रिटायरमेंट के बाद आके सदाकत आश्रम में रुकते हैं। वो सदाकत आश्रम जिससे कभी गांधी जी के कहने पे सत्याग्रह में और असहयोग आंदोलन में उन्होंने प्रेसिडेंट को कलकत्ता में हाईकोर्ट की नौकरी छोड़ के, प्रैक्टिस छोड़ के उन्होंने कॉलेज खोला और वही बाद में सदाकत आश्रम बना। जहां तक कि मुझे याद है पटना में जब हम लोग पढ़ते थे तो थोड़ी मोड़ी जानकारी थी। और राजेंद्र बाबू अपने अंतिम समय में सदाकत आश्रम ही आए गए। वही सादगी भरा जीवन आज दिल्ली में आप देखेंगे कि जी रिटायर्ड होने के बाद हमारे कई एमपी भी वापस नहीं जाते। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात तो आप छोड़ दीजिए। ऐसे सादगी वाला जीवन का जो आदर्श राजेंद्र बाबू थे, क्या हमारा समाज इस मामले में थोड़ा कंजूस रहा उनको याद करने, उनको उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने में? रमन जी, सबसे पहले तो बिहार स्वाभिमान आंदोलन को बहुत धन्यवाद। एक इतनी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आयोजित की गई और आप करते ही रहते हैं। अभयानंद सर को मेरा सादर प्रणाम, जो उस धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। राजेंद्र बाबू की जो बात है तो धरती के लाल थे, धूल के फूल थे। राजेंद्र बाबू एक साथ इतने सारे गुण अपने आप में समेटे हुए थे जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश में एक एडेज है कि पॉलिटिशियन थिंक अबाउट नेक्स्ट इलेक्शन एंड स्टेट्समैन अबाउट नेक्स्ट जनरेशंस। तो वो स्टेट्समैन ही थे। देखिए कि जो व्यक्ति अर्थशास्त्र में एमए करता है और इंग्लिश पढ़ाता है, कलकत्ता में भी पढ़ा है और लंगर सिंह कॉलेज में भी पढ़ा है, जहां बाद में वो प्रिंसिपल भी रहे। तो और ये जो कहानी है एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, इसकी भी एक पृष्ठभूमि है सर। जो एग्जाम था उसमें देयर वाज सेट ऑफ क्वेश्चन ऑफ 10 क्वेश्चंस। उसमें लिखा था आंसर एनी 5। ही आंसर्ड ऑल 10 एंड सेड चेक एनी 5। तब वो ऑब्जर्वेशन आया था। तो कभी कभी इतिहास में ऐसे ब्रह्म वाक्य हो जाते हैं जो कि अमर हो गया, जिसके वो पात्र भी थे। तो इसी में एक और बात याद आती है, जब स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान प्राप्त किया तो रामकृष्ण परमहंस ने एक बात उनसे पूछी कि ज्ञान तो प्राप्त कर लिए, तुम तो मुक्त हो गए, अब सा विद्या या विमुक्त है, ये बताओ इस ज्ञान का भारत की आम जनता के लिए क्या लाभ होगा? तो बोले कि क्या करें? तो उन्होंने कहा कि एक बार तुम भारत का भ्रमण करो और देखो कि आम आदमी तुम्हारे इस ज्ञान से कितना लाभान्वित होता है। तो जब जब भी इतिहास के जिस पड़ाव पर भी राजेंद्र बाबू को, उस काल को राजेंद्र बाबू की जरूरत पड़ी, वो हमेशा उपस्थित रहे। अब देखिए, कलकत्ता चले गए कानून की पढ़ाई करने के लिए, छोड़ दिए वहां प्रिंसिपल की नौकरी। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वो उन लोगों में से थे जब 1916 में पटना हाईकोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था, तब उड़ीसा भी आता था। और सोचिए कि वहां के संस्थापक वरिष्ठ वकीलों में थे ये,
उन्होंने वो अपनी चलती हुई प्रैक्टिस छोड़ दी और पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित हो गए। तो हर दृष्टि से उन्होंने दिखाया, जिस गांव में स्कूल नहीं था उस गांव से निकला हुआ व्यक्ति, तब जब मैट्रिक पास होना बड़ी बात होती थी, राजेंद्र बाबू कानून में पीएचडी किए। तो ये तो हर दृष्टि से वो हर सभी लोगों की प्रेरणा के स्रोत हैं। जहां तक उनके सदाकत आश्रम की बात है, तो मैं कहूँ सदाकत जो है ना, वो राजेंद्र बाबू का एक पर्याय है। सदाकत आश्रम राजेंद्र बाबू के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि वो सदाकत का मतलब ही है सादगी। गांधीवाद, जो गांधी जी थे उनके न वो शिष्य थे सिर्फ, बल्कि गांधीवाद को सच्चे अर्थों में जिया पूरे जीवन। कहते थे ना, एस निजलिंगप्पा कहते थे कि गांधी जी पश्चिम देखते थे तो सरदार पटेल की याद आती थी, और पूरब देखते थे तो राजेंद्र बाबू की याद आती थी। तो हर दृष्टि से वो अद्भुत व्यक्तित्व थे। और 2 बार क्या, मैं तो कहता हूँ 3 बार भारत के राष्ट्रपति हुए वो, 50 से 52, 52 से 57, 57 से 62। थोड़ा जरूर कष्ट होता है। सदाकत आश्रम में उनके रुकने की जो बात है, उसमें एक बहुत दुखद पक्ष भी है। एक भारत का राष्ट्रपति जो 12 साल भारत का राष्ट्रपति रहा, संविधान सभा के वो निर्विरोध अध्यक्ष बनाए गए थे, और उनको पटना में रहने के लिए, मैं आज एक पढ़ रहा था संस्मरण, दिनकर जी उनसे मिलने गए तो राजेंद्र बाबू एक खाट पर बैठे हुए थे, किताब पढ़ रहे थे। दिनकर के आंखों में आंसू थे, वो अपने हाथ से पानी लिया के दिए। इस देश का एक राष्ट्रपति जो 3 बार राष्ट्रपति रहा, वो कांग्रेस पार्टी से 1 साल बड़े थे। और मैं तो कहता हूं, अगर राजनीति का अध्ययन करेंगे, गांधी जी 16 में भारत की राजनीति में पदार्पण किए अफ्रीका से, ये 11 में औपचारिक सदस्य बन गए थे कांग्रेस के। इवन नेहरू से भी वरिष्ठ थे, पटेल से भी वरिष्ठ थे, और उसके बाद उनके साथ ये व्यवहार तो कहीं से भी संतोषजनक रमन जी नहीं था। इतिहास को पूरे देंगे, रमन जी इतिहास को पूरे देंगे तो बहुत चीजें ऐसे निकलेंगी, और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा उन चीजों को, आज हम चर्चा में राजेंद्र बाबू को रख रहे हैं, हम उनके आदर्श को रख रहे हैं, और उस आदर्श को लेके हमारी ये कोशिश रहती है कि कम से कम हमारी नई पीढ़ी, और हमारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब और फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं, उसमें कई नए लोग भी हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं, उनको अपने अपने हिस्से का राजेंद्र बाबू मिले। तो मैं एसडीएम साहब के पास आता हूँ। मैं, आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है, आपने काफी संघर्ष किया है जीवन में, और लेकिन आप समाज से बहुत करीब से जुड़े हैं। मैं अभी काफी दिन के बाद गया था गांव, और मुझे देखा कम से कम आपका अपने डिस्ट्रिक्ट में जो एक्टिविटीज, तो मुझे लगा कि आप समाज से बहुत क्लोज में रहने का, और आप एक सादगी भरा जो आपका व्यवहार है वो भी कमाल है। राजेंद्र बाबू के बारे में ऐसी एक चर्चा है, जैसा हम लोग सुनते थे, इसी दिल्ली के गलियारे में सुनते हैं कि राजेंद्र बाबू के एक गेस्ट जो है राष्ट्रपति भवन आए। राजेंद्र बाबू के गेस्ट राष्ट्रपति भवन जो था, उनके गांव और उनके समाज परिवार के लिए, जान पहचान गांव के लिए, लोगों के लिए हमेशा खुला रहता था। जो भी कोई आए प्रेसिडेंट हाउस जा सकता है, उनसे मिल सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। इतने सुलभ और इतने सरल थे अपने जीवन चर्चा में। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसी चर्चा थी, मुझे नहीं लगता है कि ऐतिहासिक रूप से कितना फैक्ट है, तो उनकी गाड़ी जो प्रेसिडेंट हाउस की थी, तो उनके ब्रदर इन लॉ ने उस गाड़ी को लेके कोई एग्जाम देने चले गए, और ये प्रेसिडेंट हाउस में पहली बार ऐसा सर्कुलर हुआ कि जब राजेंद्र बाबू के नोटिस में आए बात कि उनकी गाड़ी जो है, उनका ब्रदर इन लॉ, उनकी पत्नी का जो भाई है, उसने गाड़ी यूज किया है, तो उन्होंने सर्कुलर निकलवाया कि बगैर प्रेसिडेंट के पूछे हुए प्रेसिडेंट हाउस की कोई गाड़ी बाहर नहीं जाएगी। ये आदर्श है, ये हमारा बिहार है। क्या आप सोच सकते हैं कि उस राष्ट्रपति के गेस्ट, एक मेहमान जो प्रेसिडेंट हाउस में आया था, वो एक बार गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो एक सर्कुलर आता है कि प्रेसिडेंट से पूछ के ही कोई गाड़ी जाएगी। तो साहब, ईमानदारी से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या वो आदर्श आज के ऑफिसर, आज के हमारे लीडर, क्या किसी में इस देश का वो भाव है जो हमारे लिए जो चीजें है, एक एसडीएम के लिए जो है, वो उसके परिवार और रिश्तेदार के लिए नहीं है? मेरी फ्रैंकली आप पूरा मत मानिएगा, तो क्या ऐसा भाव क्या हमारे नई पीढ़ी के ऑफिसर में है क्या? भाव तो रहता है, अब किस लेवल तक लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं वो नहीं है, लेकिन ये चीजें समझ रहे, अब इतनी बड़ी हस्ती से इस चीज की तुलना कर रहे हैं आप, और हमको लगे कि ये इतना बड़ा डिसिप्लिन और अनुशासन अगर हम मेंटेन कर ले तो उस महान आत्मा के हम थोड़े करीब जा सकते हैं।
तो आप समझ रहे हैं ना कि एक छोटा सा त्याग करने पर हम कितने बड़े आत्मा के करीब पहुंच रहे हैं। ये तो बहुत छोटा सा बलिदान है कि हम अपने बच्चे को भी बोल दें कि हम आज के बाद अगर हम आए, तुम जिद करोगे, तुमको अपनी सीट पे बैठने तो नहीं देंगे। तो लेकिन खैर, वो तो सेंस, इसका जो मर्म है कि कोई भी जो मतलब ये कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी कहा जाता था कि वो 2 दिया रखते थे इस टाइप से। तो मर्म ये है कि जो पब्लिक रिसोर्सेस है वो पब्लिक पर्पस में यूज हो, और जो मतलब हमारा रिसोर्सेस है या जो हमको मिलता है जितना, वो हमारे में यूज हो। तो मर्म तो वो है, मोर और लेस फॉलो भी होता है, बहुत हद तक नहीं हो पाता है, लेकिन मतलब होता है। जैसे बहुत हद तक नहीं हो पाता है, मैं कैसे बताऊं कि अगर मैं ये बताऊं कि जैसे मुझे अब 1-2 दिन में हाई कोर्ट जाना है, कुछ मुझे मेरा वो हो गया है, तो मैंने 1-2 प्लानिंग कर रखा है कि हाई कोर्ट जाएंगे तो एक शादी भी है तो अटेंड कर लेंगे। तो शायद मैं हाई कोर्ट के बाद जो शादी में जाऊं तो जो मेरी सरकारी गाली रहेगी, मैं कैलकुलेट करके उतनी तेल ना डलवा पाऊं, लेकिन बहुत ज्यादा, लेकिन कोशिश करेंगे कि वो अगर 2-3 लीटर खर्च हुआ है तो बोले कि 2-3 लीटर डाल दो और उसका मेरे पॉकेट से पैसा लो, ये डाल के आओ। तो मतलब उस हद तक नहीं है, लेकिन मोर और लेस है। मतलब जो लोग रखना चाहते हैं वो रखते हैं, और जो रखते हैं वो बहुत संतुष्ट रहते हैं। इनफैक्ट जो सादगी की बात इसी से जुड़ा एक सवाल इसमें और पूछना चाह रहा हूँ। आप अभी वहां मधुबनी में जिस जगह पे हैं, आपको के करने के लिए इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ इन द सेंस कि वहां अच्छे ऑफिसर्स को और लोगों में एक अट्रैक्शन होता है कि वो ऑफिसर ऐसे कर रहे हैं, तो एक इंस्पिरेशन बनता है। बिहार का जो स्कूलिंग है, अब आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि बिहार का स्कूलिंग बहुत बद से बदतर हालत में है। आप सोचिए कि जिस समय में जीरोदई के उस गांव से राजेंद्र बाबू पढ़ के निकले होंगे और प्रेसिडेंसी कॉलेज तक पहुंचे होंगे, आज बिहार के गांव के कोई बच्चा स्कूल, सरकारी स्कूल से निकल के ऐसा नहीं सोच सकता है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने चला जाए वो, या वो बहुत आप लोगों के जैसा वो आईएएस कर ले, आईपीएस कर ले, ऐसा बहुत कम ही लोगों के नसीब में आता है। उसका तो उसका आप रीजन, जैसे लोग इस एजुकेशन के पैटर्न को, जब आप स्कूल जाते हैं, आप टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, मैंने अपने इसी बिहार स्वाभिमान के इस चर्चा में हमारे साथ कई आईएएस जुड़े हैं, कई प्राइमरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जुड़े हैं, वो लोग अपने पर्सनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं एजुकेशन के फील्ड में, और एजुकेशन के फील्ड में कम्युनिकेशन बढ़ा रहे हैं लोगों से, यूथ से, स्टूडेंट से, टीचर से। तो क्या सर, एक ऑफिसर्स, आप जैसे ऑफिसर्स जब गांव के स्कूल में जाते हैं, क्या मोटिवेशन ऐसा नहीं बन सकता है कि एजुकेशन का माहौल बदले, और हम कम से कम राजेंद्र बाबू तो ना बनाए, ऐसा संभव नहीं है, तो कम से कम हम बिहार के उस मेधा की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाएं। जनता ये माहौल बन रहा है, और आपके जैसे कुछ और लोग अगर जुड़े हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले में, तो माहौल बन सकता है। इसका मैं एक रीजन बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत इधर जो मतलब क्यों पिछड़ रहा है, वो उसका आंसर फिर राजेंद्र बाबू के जीवन में ही हम ढूंढे तो मिल जाएगा। राजेंद्र बाबू का जो सबसे बड़ा चीज था वो था सादगी, और सब चीजों से अलग। टैलेंटेड और भी लोग थे, और भी बहुत लोग हुए हैं, लेकिन राजेंद्र बाबू उसके साथ साथ बहुत सादगी और सिंपलिसिटी जिसको बोलते हैं कि मतलब धोती कुर्ता या बथुआ का साग और मक्के की रोटी भी हम गर्व से खा सकते हैं। बिहार में खास करके कहीं भी जहाँ पे कि एजुकेशन में डिस्पैरिटी है, जैसे कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चे का शकल देख के आप बता सकते हैं, उससे 2 शब्द बात करके आप बता सकते हैं कि ये कहाँ पढ़ता होगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आईएएस में आना चाहते हैं, आप आईटी में आना चाहते हैं, जो कोड आपका है, कितना आप चीजों को डेप्थ में समझ पाते हैं और कितना आपकी मेधा क्षमता है, उससे ये फर्क नहीं पड़ता है आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं, आपके ड्रेस कितने अच्छे हैं, आपके जो आपका घर का जो ड्राइंग रूम है उसके पीछे अलमीरे पे कितने मेडल रखे हुए हैं। तो होता क्या है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं वो अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। वो तुलना कतई जरूरी नहीं है। उनको हम ये एग्जाम्पल देंगे, देखो राजेंद्र बाबू हैं, तुम्हारे दादाजी जैसी उनकी शक्ल थी, तुम्हारे पिताजी जैसे वो धोती पहनते थे, और उनकी भाषा कभी सुन लो तो वो शुद्ध जो असेंट, बिहारी असेंट के साथ वो हिंदी बोलते थे, और वो भारत के राष्ट्रपति बन गए। अरे तुम तो ऑक्सफोर्ड में जाके वहां के तुम गोल्ड मेडल ले सकते हो, तुम आईआईटी में आ सकते हो, तुम आईएएस में आ सकते हो। तो थोड़ा बहुत हमको लगता है कि एजुकेशन तो जो मिल रहा है वो उनको मिलेगा ही, उनमें कॉन्फिडेंस दिला देना है कि तुम जैसे हो बेस्ट हो, तुम इसी तरीके से ग्रोथ कर सकते हो। उनका वो तरीका है, तुमको हर 15 दिन में कोई मेडल नहीं मिलेगा, तुमको हर 15 दिनों में कोई मतलब तुम वैसा माहौल नहीं है, उतना रिसोर्सेस सही में नहीं है। डॉक्टर उत्सव हमसे डिफर कर गए थे, लेकिन सच्चाई है कि नहीं है।
वो हो भी नहीं सकता है, और होने की कोई बहुत ज्यादा हमको नहीं लगता है आवश्यकता है उसका, मतलब कोई जरूरी नहीं है। तो उनको बस कॉन्फिडेंस हम दिला दें। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं शुद्ध रूप से सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं 10वीं तक, और मेरे में वो नहीं था, मतलब कोई कॉम्प्लेक्सेशन नहीं था। रीजन ये था कि मैं किसी वैसे आदमी को जानता ही नहीं था जो कि बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता हो, बहुत अच्छा ड्रेस पहनता हो, उसके रूम में 150 मेडल रखा हो। मेरे जैसा ही सब राजेश, मुकेश, नितेश था, उसमें से जिसको जिसको जितना अच्छा या बुरा करना था वो अपने को प्राप्त किया। एक मैं बाद में मतलब सिविल सर्विसेज में आने में मैं हिंदी लिटरेचर रखा था, तो एक कबीर की चीजें लाइन मुझे आई, उसका मैं एग्जैक्टली दोहा तो नहीं बता पा रहा हूँ। कबीर के बारे में बोला जाता था कि वो बहुत कॉन्फिडेंस था उनमें, वो छोटी जाति के थे, उनमें बहुत कॉन्फिडेंस था। तो लोगों ने उसका एनालिसिस ये किया कि वो इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस ज्यादा था क्योंकि वो मूर्ख थे, और शास्त्र में जो छोटी जाति के बारे में गंदी गंदी बातें कही गई थी वो पढ़े ही नहीं थे, उनको हिंता का एहसास था ही नहीं। क्योंकि हिंता का एहसास नहीं था तो उनमें कॉन्फिडेंस था, और कॉन्फिडेंस था तो फिर वो जीवन में मतलब जितना बड़ी बड़ी बातें कह पाए, दे पाए, वो दे गए। तो हमको लगता है एक चीज जो कि हम लोग बहुत कम मेहनत में, अब हम तुरंत उतने आलीशान बिल्डिंग, उतने आलीशान मतलब कमरे, उतने रिसोर्सेस नहीं दे सकते हैं, समय लगेगा, लेकिन हाँ 5-10 साल में वो भी हो सकता है। लेकिन एक चीज जो हम, आप या हमारे आपके जैसा कोई भी व्यक्ति जाके उस बच्चे में दे सकता है वो है कॉन्फिडेंस। बताना है कि देखो राजेंद्र बाबू ऐसे थे, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हम ऐसे हैं, तुम भी वही हो, तुम भी कल को हर वो चीज कर सकते हो जो कोई और कर सकता है। तो ये लेवल का है। जैसे जिला में भी हम लोग प्रतियोगिता वगैरह कराते हैं, तो स्पेशली हम कोशिश करते हैं, अभी तो कोविड के कारण बंद हो गया है कुछ वैसा स्कूली बच्चों को करवाना, चूंकि अभी पब्लिक में ज्यादा वो नहीं कर सकते, तो उनमें कॉन्फिडेंस का अभाव रहता था। थोड़ा सा उनका हम मेंटरिंग कर देते थे तो वो इतना अच्छा बोलते थे, और दिल से बोलते थे, कोई रट्टू तोता की तरह पहले से इंग्लिश में आके बोल दिए, चाहे कोई ऐसा नहीं करते थे। हम बहुत कम समय में दे सकते हैं। आपने कमाल की बात कही, और मैं इस चीज को आगे बढ़ाता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज को हम लोग अपने मन से और 1-2 बार किसी सैटरडे संडे को मिलेंगे। तो हमारे स्कूल में हमारे बच्चों में सबसे दिक्कत ये कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन की है। हम कभी भी डॉक्टर साहब, हम कभी भी शायद गाँव जाते हैं तो हम अपने स्कूल में जरूर जाते हैं, और स्कूल में जाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि एक कम्युनिकेशन बनाए उन लोगों के साथ, बच्चों के साथ में, जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो ये बात उत्सव जी, हम आपके पास में एक चीज को लेके आते हैं कि आपने राजेंद्र बाबू के उस गांव को, उस करीब को, उस सब मिट्टी को और संस्कृति को आपने बहुत करीब से देखा है। राजेंद्र बाबू के खास करके जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में आदर्श और त्याग का है। बिहार में जो उसके बाद जो लीडरशिप की परंपरा है, कि उस परंपरा में एक परिवार बढ़ना शुरू हुआ। आज राजेंद्र बाबू के परिवार से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो वो अपने कार्य क्षेत्र को बदल के राजेंद्र बाबू के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा भी लोग नहीं है। बहुत किसान परिवार के थे, 5 भाई में उनका परिवार था, जमींदार थे, काफी जमीन वाले लोग थे, लेकिन ऐसे परिवार को लोगों ने भुला दिया। और वो परिवार जो बिहार की राजनीति में चमक के साथ में आई, और चमक के साथ में उनके परिवार की विरासत बनती गई, तो वो बिहार में एक आइडल बन गए। ऐसा क्यों होता है, जबकि हमारे बिहार में विद्वान की तो बहुत सम्मान है उत्सव जी? सर, जैसा अभयानंद जी ने शुरू में ही कहा था कि राजेंद्र बाबू एक बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से थे, और प्रेसिडेंट बन के जो सैलरी लेते थे वो अपने जीवनोपार्जन के लिए नहीं, अपने लाइवलीहुड के लिए वो नहीं जानते हो ना, वो उसे लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, जो जरूरतमंद होते थे उनको दे देते थे। मैं एसडीएम साहब के बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि देखिए हमें बिहेवियरल चेंज की बहुत जरूरत है। हमें लोगों के बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। हमें जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें उन तक हमें आदर्श को लेके जाना पड़ेगा राजेंद्र बाबू को, और लोगों में एक बदलाव लाना पड़ेगा, बच्चों में एक बदलाव लाना पड़ेगा। जिस तरह से उन्होंने कहा, ये पूरा एक बिहेवियरल चेंजेस का एक कॉन्सेप्ट है, जिससे हमने एक देखा है कि हमने ओपन डिफेकेशन फ्री का एक टारगेट जो था गवर्नमेंट का वो पूरा किया है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इस तरह से हम और भी चीजों को प्राप्त कर पाए। राजेंद्र बाबू के अब जीवन से जितना हम समझ पाते हैं, तो समझने का सबसे अच्छा तरीका है, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और जो फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, इन सबको 6 हमारे जो फंडामेंटल राइट है, ये बहुत महत्वपूर्ण राइट है। इन सारे राइट्स को अगर पूरा करने का कोई माध्यम उन्होंने माना है तो सिर्फ शिक्षा है।
शिक्षा के थ्रू ही हम इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे हमारा जो मंडेला ने भी कहा था कि अगर गरीबी से निकलना है तो उसके लिए सबसे बड़ा हथियार हमारे पास शिक्षा है। एक गरीब के पास शिक्षा के अलावा कोई हथियार नहीं है। तो ये देखिए कि राजेंद्र बाबू के जीवन से सीखते हुए कि किस तरह से, जैसे आपने भी कहा, हम सब जितने भी वक्ता है सबने कहा कि एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से निकल के और एक ऐसे समय में जब ना कोई स्कूल होता था, फिर हम ये भी उनके बारे में कहानियां सुनते थे कि वहां से तो निकल के छपरा में जाकर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई किया करते थे, सामने से बारात गुजर गई तो उन्हें पता ही नहीं चला कि बारात चली गई। उसके बाद वो प्रेसिडेंसी जाते हैं, प्रेसिडेंसी में अपनी जो आगे की पढ़ाई होती है वो करते हैं और फिर वापस आते हैं पटना। पटना में जब आते हैं तो एक इंसिडेंस ये है कि जब उन्होंने पूरा एक संकल्प ले लिया होता है कि अब मैं अपना जो वकालत की जो मेरा पेशा है मैं उसे छोड़ के अब पूर्ण रूप से राजनीतिक जीवन में रहूंगा। जिस कमरे में रह रहे होते उसका किराया नहीं चुका पा रहे होते, तो उनका जो मकान मालिक आके बड़ा उन्हें भला बुरा कहता है, राजेंद्र बाबू बड़ी शालीनता से सुनते हैं। उसी समय कोई एक बहुत ही बड़े सेठ आते कलकत्ता से और वो ब्लैंक चेक देते हैं कि सर आप इस पे जो भी आपका अमाउंट आप इससे भर दीजिए, मेरा केस लड़ दीजिए। राजेंद्र बाबू मना कर देते हैं। फिर वो उनके पैरों में गिर जाता है उनका मकान मालिक कि देखिए ऐसी सादगी और ऐसा जीवन मैंने नहीं देखा था कि मैं इन्हें 10-20 रुपए के लिए इतने तब से भला बुरा इन्हें कह रहा हूं, और ये हजारों समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी कि पेशगी ये ठुकरा देते हैं। तो जरूरत यह है कि राजेंद्र बाबू के जीवन से हमारे पूरे मैं अपने तक की बात कर रहा हूं कि जब तक मैंने पढ़ाई की होगी, एक चैप्टर आता है हमारे हिंदी के किताब में एक कहीं, इससे ज्यादा हम राजेंद्र बाबू के बारे में किताबों में तो नहीं पढ़ते। सरकारी स्कूल में क्या सिलेबस है मुझे ये भी नहीं लगता कि वहां भी बहुत ज्यादा उनके बारे में बताया जाता होगा। जो पहले के टीचर हैं, जो पहले के जो चले आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा बताते होंगे। वो अब एक पीढ़ी जब खत्म हो जाएगी, जब नए टीचर आएंगे तो उनके लिए आदर्श कुछ और होंगे। तो आदर्श बदलते रहते हैं धीरे धीरे, लेकिन बात वही है कि हमें नियति को और अपने रूट्स को नहीं छोड़ना है। उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा में हम अपने बिहेवियर में कैसे उन सब चीजों को लेके आए। इसमें देखिए हम सबकी भागीदारी के साथ साथ सरकार की भी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि नीतियां देखिए सरकार तय करती है। हम उसके लिए आवाज उठा सकते हैं, हम ऐसे मंचों से उसके लिए कुछ ना कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ चीजों को इकट्ठा करके सरकार तक हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट जो इसका जो फुल अथॉरिटी है वो सरकार है। तो सरकार को भी उत्सव जी आपने बहुत सही कही, और मुझे लगता है कि हमें इस चीज की बात अपने मन से, हम लोगों का जो दायरा है उस मन से उस तरीके से उठाएं। और आज मैंने देखा एक सुबह में एक ट्वीट देखा था मैंने रूडी जी का, शायद तो वो भी छपरा से हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने जो राजेंद्र बाबू को याद किया तो वो एक तरीके से उन्होंने कहा कि ये मेधा दिवस के नाम से राजेंद्र बाबू के जन्मदिन को हम मना सकते हैं और इस तरह की चीजों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। रमन जी हमारे साथ अभी वो अभ्यानंद जी का शायद नेटवर्क नहीं आ रहा है, शायद वो नेटवर्क में उनके पास में शायद कुछ ब्रेक चल रहा है, वो काफी देर से ट्राई भी कर रहे थे, उनका नेटवर्क आ नहीं रहा था। मैं रमन जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये सियासत जो पिछले 70 सालों की है, आपने एक चुभती हुई चीजें कही उनके पटना आने का, और सच में आप कहें तो वो शायद एक बड़ा माने कह सकते है हमें अपने विरासत में, हम अपने लोगों में इस तरह की चीजें को कभी देखते हैं कि आज के जो पॉलिटिकल क्लाउड है और पॉलिटिकल जो सिस्टम है, और वो राजेंद्र बाबू का जो दौर था और उस जमाने के जो लोग थे, त्याग तपस्या जो थी, तो क्या राजेंद्र बाबू के साथ में इतिहास ने शायद न्याय नहीं किया है क्या? जी मैं तो ये मानता हूं, इतिहास तो खैर ऐसे युग पुरुषों के साथ न्याय करता ही है, लेकिन इतिहास में कुछ लोग जो अपने ढंग से इतिहास लिखते हैं और लिखवाते हैं, उन्होंने जरूर न्याय नहीं किया। ये राजेंद्र बाबू ये डिजर्व नहीं करते थे कि जब वो बिल्कुल उसमें बीमार भी थे। देखिए पहली बात तो उनके राष्ट्रपति के चयन की जो बात है, थोड़ा मैं अगर समय तो बता देता हूं, उस समय भी कांग्रेस में खींचतान हुई थी। नेहरू जी चाहते थे सी राजगोपालाचारी राष्ट्रपति बने, लेकिन पटेल ने कहा कि नहीं, राजेंद्र बाबू ही बनेंगे, और बने। तो एक बात तो उनके मन में थी ये बात कि ठीक है हमारी नहीं चली तो कोई बात नहीं, बन गए। ये बनने के बाद इन्होंने बहुत ही सम्यक दृष्टि से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। कहीं कोई नहीं कह सकता है कि राजेंद्र बाबू कभी भी विदाउट फेवर एंड फियर काम करते रहे, सब दिन किए। देखिए अंग्रेजी में इतने विद्वान व्यक्ति राष्ट्र के नाम संबोधन सब दिन हिंदी में करते थे, क्योंकि जानते थे कि भारत के अगर जनमानस को छूना है
तो हिंदी। मैं एक और बात कहना चाहूंगा सर, बिहार में जो प्रतिभा है, मैं अनुवाद अधिकारी हूँ, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी हूँ रक्षा मंत्रालय में, तो अंग्रेजी एक बड़ा एक रोड ब्लॉक है, थोड़ा सा बोटल नेक है, जो बच्चे थोड़ा सा हिचकते हैं। लेकिन सर अंग्रेजी को हम स्किल के तौर पर लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये है। तो एक बात है, जो भी कॉन्फिडेंस की बात एसडीएम साहब कह रहे थे, उसको आगे बढ़ाया गया, बहुत जरूरी है। जिसने भय को जीत लिया वो आगे की लड़ाई आगे अच्छे से लड़ सकता है। तो पहली चीज, इमेंसिपेशन का जो ई है ना, वो एजुकेशन वाला ई भी वही है, होना चाहिए। और जब राजेंद्र बाबू की बात है, तो उन्होंने तो अपना जीवन में करके दिखाया, वो पूरा जीवन दर्शन है उनका, जिसको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। और उतार के कोई राजेंद्र बाबू तो नहीं बनेगा, क्योंकि भगवान राम की पूजा करके कोई राम नहीं बनता, लेकिन हाँ, थोड़ा भी उनकी द्युति अगर हमारे अंदर आई तो बहुत बड़ी बात है। ये जो बिहार स्वाभिमान आंदोलन का जो ये अभियान है, ये बिल्कुल बहुत सकारात्मक दिशा में चल रहा है। राजेंद्र बाबू को याद करने के लिए एक दिन काफी नहीं है, मैं समझता हूँ एक युग पुरुष थे वो। और अभी फंडामेंटल राइट की बात कर रहे थे, तो राजेंद्र बाबू ने उसको हर दौर में देखा कि फंडामेंटल राइट सही में जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं। और वो अध्यक्ष के तौर पर उन सारे डिबेट को बहुत ओपन छोड़ते थे कि लोग चर्चा करें और जो अंत में निर्णय होगा उसको हम मानेंगे। तो जीवन भर उस पर वो चलते रहे। और बाद में जो उनके साथ हुआ वो तो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली में उनको रहना चाहिए था, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी। और दिल्ली उनके लिए बहुत जरूरी था। मैं रमन जी, मैं बीच में एक सॉरी आपसे माफी चाहूंगा। हम एक इस चीज को छोड़ दें, पॉलिटिक्स को का जो उनके प्रति में एक कठोर रहा, उसको हम एक तरह से इग्नोर करें अभी एक मिनट के लिए। लेकिन हमारा समाज ने क्या किया, हमारा बिहार ने क्या किया? राजेंद्र बाबू के नाम पे, मैं भी पटना से पढ़ा हूँ, मैं भी उसी गांव से आया हूँ। मैंने पटना में कोई राजेंद्र बाबू के नाम से कोई बड़ा कोई ऐसा स्मारक या और बड़ा कोई पहचान नहीं देखा, जिसमें हजारों गांधी नेहरू के परिवार नाम से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे कुछ हैं। राजेंद्र बाबू के नाम से मुझे नहीं लगा कि बिहार ने भी उनको इतना सम्मान दिया कि उसके नाम से कोई, मुझे याद हो सकता है कि मेरी जानकारी ना हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा कि हम मैं उस पुरोधा को, उस व्यक्तित्व को जब याद करता हूं तो मुझे बिहार के जर्रे जर्रे में वो एक पहचान राजेंद्र बाबू को लग रहा हो, ऐसा नहीं। सही बात। सॉरी, मेरा घूमने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है बिहार में। उत्सव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या हम अपने पुरोधा, हम अपने ऐसे के जो हमारे नायक थे, हम बिहार के नायक इसलिए उनको बोलते हैं कि बिहार के स्वतंत्रता संग्राम को आप अगर देखिए कि मॉडर्न टाइम में और गांधी जी के आने के बाद में सहयोग हो या क्विट इंडिया मूवमेंट या जो भी मूवमेंट बिहार से चला, उसके नायक राजेंद्र बाबू ने लीड किया था। और उस ऐसे कांग्रेस के वो इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी, उस राजेंद्र बाबू को हमने बिहार में ऐसा सम्मान देने में शायद कंजूसी की, मुझे लगता है। क्योंकि मुझे हो सकता है कि मुझे बिहार से बहुत ज्यादा अनुभव ना हो, लेकिन हम लोगों ने शायद बिहार में उनको सम्मान देने में रोड पे नाम कर दिए हो, चौक चौराहा कर दिए हो, अलग बात है। लेकिन वो अपने नई पीढ़ी को बताने के लिए राजेंद्र बाबू के नाम पे कुछ नहीं छोड़ा है शायद उत्सव जी। सर मुझे लगता है कि संयुक्त बिहार में जब झारखंड भी हुआ करता था तो राजेंद्र बाबू के नाम में पूरे बिहार में सबसे बड़ा हॉस्पिटल था RMCH। झारखंड अब अलग हो गया, झारखंड अब अलग हो गया। अब शायद हमारे पास उतना बड़ा नाम कोई बिहार में उनके नाम से कोई उतनी बड़ी संस्था राजेंद्र बाबू के नाम से कोई नहीं है। बहुत सारे जगहों पे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ और यहाँ भी कई जगह कई बिल्डिंगों पे देखता हूँ कि राजेंद्र बाबू के कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ है। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी का जो सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है उसका उद्घाटन भी राजेंद्र बाबू ने किया, लेकिन उनके नाम पे यहाँ कोई कॉलेज या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है। राजेंद्र बाबू के नाम पे बहुत सारे दिल्ली में और भी संस्थाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो चलती हैं। और सबसे बड़ी आप इसे विडंबना कह लीजिए कि हम भी राजेंद्र बाबू को तभी याद करते हैं जब या तो उनकी जयंती होती है या जिस दिन उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। मैं अभी 2 दिन पहले गया हुआ था यहाँ जीरादेई पे, तो जीरादेई में गया तो वहां बगल में मैंने देखा एक लाइब्रेरी के लिए एक जगह, कोई वहीं के कोई थे, गणेश दत्ती थे या किसी ने एक बहुत बड़ा जमीन का एक प्लॉट दान में दिया हुआ है।
2015 में वहां के जो सांसद हैं उन्होंने उस पर एक बोर्ड लगाया हुआ है, एक और बोर्ड लगता है, लगातार लगता है, और 2021 तक वहां पे उसके उस बोर्ड के अलावा जो स्मारक बनता है उसके अलावा एक ईंट भी नहीं रखी। तो ये जीरादेई जहां वो उनका पैतृक स्थान है, मैं वहां की बात बता रहा हूँ। अब सरकारों को, आप राजनीतिक चीजों को छोड़ दे, तो आप हमने उनके लिए क्या किया है? राजेंद्र बाबू को सिर्फ इस बात से ही हम देखते रहे कि राजेंद्र बाबू सादगी में जीते थे। राजेंद्र बाबू, आप उस सादगी में देखिए कि उस सादगी में उस जमाने का जो टॉप यूनिवर्सिटी और जो टॉप इंस्टीट्यूशन था वहां वो पढ़ते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं मुझे हिंदी में ही पढ़ना है या मुझे इंग्लिश में ही पढ़ना है। वो उस समय का जो टॉप इंस्टीट्यूशन था प्रेसिडेंसी कॉलेज, जो कि अंग्रेजी सिखाने के लिए बनाया गया था। अंग्रेज ऑफिसर थे, उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से हिंदू कॉलेज हुआ करता था, बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज हुआ। तो कभी भी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जो, क्योंकि हमारी देखिए आने वाले समय में अब जो पूरा ही मॉडल हमारा चेंज हो रहा है और हम सब प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही जा रहे हैं, तो हमारे स्कूल भी प्राइवेट हो जाएंगे। तो हमें बहुत ज्यादा उम्मीद ये नहीं करनी चाहिए कि हमारी सारी चीजें और सारे आदर्श हमारे सरकारी स्कूलों से ही होंगे। हमारी भागीदारी उतनी ही प्राइवेट स्कूलों से होनी चाहिए, और प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थियों को हमें बिल्कुल ऐसा नहीं देखना चाहिए, नहीं नहीं ये तो जैसा पहले बताया कि नहीं नहीं ये बोलने और उसमें हिचकिचाते हैं। सबका संस्कार एक है, और राजेंद्र बाबू के जीवन से हमें ये सीखना चाहिए कि जो उनके विचार है उन्हें कैसे अपने जीवन में हम ले आए, और हम उनके विचारों को कैसे अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा पाए। अब आज भी देखिए चर्चा होती है तो जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वही आगे आते हैं और वही इसमें करते हैं, और फिर वो नई पीढ़ी के लोगों को जोड़ते हैं। ये तभी होता है जब ये दो महत्वपूर्ण दिन है जो उनके जीवन में, तभी होता है। हमारे यहाँ मेधा दिवस बनाने की बात हो रही है, अधिवक्ता दिवस उनके नाम पे पहले से है, राजेंद्र बाबू के नाम पे अधिवक्ता दिवस हम मनाते हैं। तो ये तो राजनीतिक शगुफा है, कुछ ना कुछ छोड़ते रहिए। आपने कर दिया, आपने राजेंद्र बाबू के लिए मंत्री रह गए, क्या किया जाके जीरादेई में? बहुत अच्छा उत्सव जी, हमारे पास टाइम बस आज इतना ही है। राधा रमन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इस चर्चा में और हमारे दर्शक को वो लोग भी जुड़ नहीं पाए, नेटवर्क उनका चला गया था। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में इन सब चीजों को चर्चा करने में, अपने महापुरुषों को चर्चा करने में, अपने साहित्यकारों को चर्चा करने में, अपने विद्वानों को चर्चा करने में, शायद हम बिहारियों में लगता है कि हमने वो तमीज खो दी है। माफ कीजिएगा, हम इस शब्द का हम इसलिए यूज करते हैं कि हम लोग उस बिहार से जहां से आए, और हम अपने टाइम में जितने विद्वान लोगों को यूनिवर्सिटी में देखा था, हमने जिनका पढ़ा था, हमने उन लोगों को जो याद किया था, शायद बिहार का हमारा समाज उन सारे लोगों को भुला दिया। हम इस अभियान में अगर उनको जन्मदिन और उनकी जयंती पर अगर याद कर पाए, तो मुझे लगता है कि हमारी तरफ से, बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से एक छोटी सी सेवा ही होगी और एक सच्ची श्रद्धांजलि ही होगी। रमन जी, आपका बहुत धन्यवाद। उत्सव जी, आपका बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर एक आखिरी में सर, एक मैं बात कहना चाहूंगा सर, एक बात कहना चाहूंगा। वो जमाना था जब राजेंद्र बाबू को कलकत्ता जाना पड़ता था पढ़ने, और आज 70 साल बाद भी आज लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने, बाहर जाना पड़ता है। इस बिहार को बदलना चाहिए, बिहार और बिहार की सूरत तब बदलेगी कि उत्सव जी, आप भी, रमन जी, आप भी, हम जैसे लोग जो हमारे पीढ़ी के लोग हैं, हमें चर्चा जाए तो अपने नई पीढ़ी से संवाद बनाएं, उनको अपने प्रेरणा के स्रोत के बारे में बताएं। तो मुझे लगता है कि चीजें बदलेगी और जरूर बदलनी चाहिए। धन्यवाद आपका। एक लाइन और सर। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। थैंक यू।